ये हो गया रजत का टिफिन पैक। अरे ये क्या है अनुष्का, तूने रजत को टिफिन में ये पोहे क्यों दिए हैं? ये तो दोपहर तक एकदम ठंडे हो जाएंगे। हाँ तो रजत ऑफिस में उसे गर्म कर लेगा ना, उसके ऑफिस में ओवन भी तो है। लेकिन बहू, दोपहर के खाने में कोई पोहे खाता है क्या? तो उसके लिए कुछ और बना देती ना। ओफो माँ जी, अब आपका और पापा जी का तो व्रत है, और ऐसे में अब कुछ और बनाकर मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं? इसीलिए मैंने रजत के लिए पोहे बना दिए। और अब जब मैं पापा जी और आपके लिए दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी, तभी वो खिचड़ी मैं भी खा लूंगी। तू भी ना, एक नंबर की आलसी है बहू। बस सारे काम कम करने के पीछे तुली होती है, जरा सी भी मेहनत नहीं होती तुझसे। देखिए माँ जी, अब आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको बेटे को भूखा रखा है। पोहे से पेट भी भरता है, और अगर एक दिन उसने पोहे खा भी लिया तो कोई आसमान नहीं टूटने वाला। वैसे भी मैं रोज उसके लिए अच्छा ही खाना बनाती हूँ। तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं है, आखिर में तो वही करती है जो तुझे करना होता है। अब त्योहार आने वाले हैं, लेकिन तूने बस ऊपर ऊपर से सफाई की है, अंदर से तो अब भी कई जगह पर धूल जमी हुई है। मैं कोई रोबोट नहीं हूं माँ जी, और मैं अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकती। इसीलिए जितना करती हूँ उतने में खुश रहो। वैसे भी असली सफाई तो मन की होती है, और इंसान को मन से अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं भी ये बात किसे बता रही हूँ? आप सबके मन में तो पहले से ही मैल है। इस तरह से अनुष्का अपनी सास मिथिला को सुनाकर वहां से चली जाती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब चंदन जी ने इस गधी लड़की का रिश्ता मेरे रजत के साथ पक्का किया। फिर एक दिन, उठ गया घर बेटा, रुक जा, अभी चाय बनवाती हूँ तेरे लिए। हाँ माँ। अरे ओ अनुष्का, जल्दी से मेरे बेटे के लिए चाय नाश्ता बना दे। और गर्ग बेटा, तेरी सीए की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है माँ। आपका तो कोई फायदा नहीं है देवर जी। अरे जाकर अपने भैया के साथ दुकान संभालिए। ये सीए वगैरह की परीक्षा आपसे नहीं हो पाएगी। 26 साल के हो चुके हो आप, लेकिन अभी तक तो बस अपने माँ बाप और भैया के पैसों के सहारे हो। अनुष्का, ये तू क्या बकवास कर रही है? ये तेरा देवर है। हाँ जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही। अरे कब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे देवर जी? अब बस हो गया, अब पैसे कमाओ और घर में दे दो। तुझे उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू कमाकर नहीं खिलाती इसे, और तू खुद भी यहाँ पर अपने पति और हमारे सहारे पर है, इसीलिए ज्यादा मुंह मत चला। रहने दो ना माँ, क्यों खामखा बहस कर रही हो आप? सच कहने पर हर किसी को मिर्ची ही लगती है, अब क्या कर सकते हैं? इतना कहकर अनुष्का वहां से निकल लेती है। फिर एक रोज जब अनुष्का और मिथिला दोनों बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी अरे वाह सेल! मैं तो आज यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाऊंगी। खुशी के मारे अनुष्का उस दुकान में घुस जाती है, लेकिन भीड़ में फंसी हुई मिथिला अनुष्का को ढूंढ ही नहीं पाती, और वो वहां पर खो जाती है। अरे नहीं, हर एक दुकान में देखा, ये अनुष्का कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। इस बाजार में भी मैं पहली बार आई हूं अनुष्का के साथ। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का अच्छे से खरीदारी कर लेती है, और दुकान के बाहर आकर उसे याद आता है कि उसके साथ उसकी सास भी आई थी। ओ तेरे, सेल के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि माँ जी भी मेरे साथ आई है। अरे बाप रे, कहीं वो इतनी भीड़ में खो तो नहीं गई होगी ना? अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो घर वाले मेरे जान ही ले लेंगे। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल अनुष्का। फिर अनुष्का मिथिला को पूरे बाजार में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। और घर जाने के बाद वो अपने पति रजत और ससुर चंदन को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों भी बहुत घबरा जाते हैं
क्या? अरे ऐसे कैसे गायब हो गई मिथिला? तूने ध्यान क्यों नहीं दिया उस पर? पापा जी, वहां पे बहुत भीड़ थी और मुझे लगा कि माँ जी तो मेरे पीछे ही है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये माँ भी ना एक जगह पर कभी रुकती भी नहीं। अरे तू अपनी माँ को क्या बोल रहा है? ये सब तेरी बीवी के लापरवाही का नतीजा है। ना जाने अब मिथिला कहाँ पर होगी। फिर रजत और चंदन मिथिला को ढूंढने निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो वहां पर आ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है मिथिला, जो तुम सही सलामत आ गई हो। बहुत मुश्किल से आई हूं मैं, वरना आज तो मैं भटक ही जाती। लेकिन ये सब इस बेवकूफ अनुष्का के कारण हुआ है। सेल देखी नहीं कि पागल हो गई और सब कुछ छोड़कर चली गई अंदर। मैं बाहर कुछ सामान देख रही थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन सी दुकान में घुसी है। और वहां पर तो हर दुकान में कितनी भीड़ लगी थी। ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? अरे आपको भी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए ना। आप मेरे लिए वहां पर क्यों नहीं रुकी? आखिर आप हिली क्यों वहां से? तू तो अब चुप ही हो जा। मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आया है। रजत, तेरी बीवी को कह दे, आजकल ये कुछ ज्यादा ही करने लगी है। अरे माँ, आज आकर आप अनुष्का पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो? ये बेचारी तो आपको ढूंढ भी रही थी ना, लेकिन आप ही उसे कहीं नहीं मिली। अब आप कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो आपका इतना ध्यान रखा जाए। रजत, अपनी माँ से तमीज से बात कर। लेकिन पापा। बस रजत और अनुष्का बहू, अपनी जुबान और फालतू की हरकतों पर जरा लगाम लगाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सास से इज्जत से बात करो। वो तुम्हारी सहेली या पड़ोसन नहीं है, समझी कि नहीं? ठीक है पापा जी। फिर एक सुबह जब घर पर पड़ोसन ईश्वरी आती है तभी, अरे बस अनुष्का बेटा, सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता नहीं खाया जाएगा। मैं तो बस ये टोस्ट ही खा लेती हूँ। ठीक है काकी जी, वैसे मैंने आज सुबह उपमा भी बनाया है, वो भी दूँ आपको? बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे नहीं बेटी, ये टोस्ट ही बहुत है, तुम बैठो ना। जी काकी जी। और बता ईश्वरी, आजकल बहुत सच संवर कर निकलती है तू, आखिर क्या बात है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मिथिला, अब कभी कभार सच लेती हो। अरे माँ जी, ईश्वरी काकी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। इनकी और आपकी उम्र एक बराबर ही है, लेकिन उसके बाद भी ये कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, वॉक करने जाती है और एकदम सही से रहती है। और आप देखो, वही पुरानी साड़ी पहनकर दिन भर बस घर में डेरा जमा कर बैठती हो। क्या? और नहीं तो क्या माँ जी, एक जगह पर बैठने से एक दिन आप गुब्बारे जैसी हो जाओगी। ए अनुष्का, सुबह सुबह जब तू घोड़े बेचकर सोई होती है ना, तब मैं बाहर जाकर वॉक करके भी आती हूँ और मेरे हिसाब से मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त है। और ये जो तू कुछ बोल रही है ना, वो सब अपने जीवन में लागू कर, तो उसमें तेरी ही भलाई होगी। हाँ अनुष्का, मिथिला तो हर रोज आती है पार्क में वॉक करने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इस तरह से अनुष्का की बोलती बंद पड़ जाती है। वही मिथिला को अनुष्का की बात अच्छी नहीं लगती और ईश्वरी के जाने के बाद एक मौका नहीं छोड़ती ये मेरी बेइज्जती करने का। पता नहीं बहू है या दुश्मन। काश मुझे एक ऐसी बहू मिली होती जो मुझे प्यार और सम्मान देती, लेकिन यहाँ तो मेरे भाग ही फूटे हैं। ऐसे ही एक दिन जब मिथिला और चंदन दोनों मंदिर जाते हैं, तब वहां पर वो दोनों गर्व को एक लड़की के साथ देख लेते हैं। अरे बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? अरे माँ आप, वो माँ, ये बानी है, ये मेरी अच्छी सहेली है। हम बस ऐसे ही एक दूसरे को मिले और मंदिर आ गए दर्शन के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम दोनों क्लब डिस्को में जाने की उम्र में
यहाँ मंदिर में आकर भगवान जी के दर्शन कर रहे हो। बहुत खूब बच्चों। लेकिन बेटा, तेरे सारे दोस्त तो घर आकर गए हैं, लेकिन तूने बानी को कभी घर बुलाया ही नहीं। ऐसा क्यों भला? वो पापा, दरअसल अंकल, गर्ग मुझे हर बार बुलाता है, लेकिन मैं ही हर बार उसे मना कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जाता है ना, इसीलिए। हाँ पापा, बानी ने सही कहा, घर ऐसा ही है। तो अभी चलो ना, चलो दर्शन करके अब घर जाकर हमें भी खाना खाना है। तो आज हम सब साथ मिलकर ही खाना खाएंगे। लेकिन अंकल, दरअसल आज मेरा व्रत है, तो मैं घर जाकर ही कुछ खा लूंगी, जो व्रत में खाया जाता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा और मिथिला का भी व्रत है, इसलिए घर पर व्रत का खाना तो पहले से ही बना हुआ है। अच्छा, वैसे ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम व्रत भी रखती हो, वरना आजकल के नौजवान बच्चे बस हर 2 घंटे में बाहर का खाना ही खाते रहते हैं। भूख तो उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती। चलो अब घर जाकर खाना खाते हैं। दरअसल बानी और गर्ग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने घर वालों को ये बात नहीं बताई होती। फिर बानी उनके साथ घर चली जाती है। तभी बानी को देखकर अनुष्का एकदम चकित रह जाती है। ये किसके कदम चले आ रहे हैं मेरे ससुराल में? नमस्ते भाभी, मैं बानी हूँ। मैं और गर्ग काफी अच्छे दोस्त हैं। क्या बात है? नमस्ते नमस्ते। अनुष्का, जाओ बेटा, जल्दी से सबके लिए खाना परोसो। और हाँ, व्रत के खाने के लिए आज तुमने जो भी बनाया है वही बानी को भी देना, क्योंकि आज उसका भी व्रत है। अच्छा ठीक है। अरे अनुष्का भाभी, आप ये सब अकेली कैसे करोगी? मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रुकिए। अरे नहीं बानी बेटा, मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं, और तुमसे हम काम कैसे करा सकते हैं? ये क्या बोल रही है तेरी दोस्त बेटा? अरे रहने दो ना बानी, भाभी कर लेगी, वो तो हर रोज ही करती है। अरे बैठ जाओ बेटा, हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे से काम कर लेती हो, लेकिन अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भी ना। सच में बानी के आने के कारण अनुष्का को बहुत गुस्सा आने लगता है। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी भी ना एक ही मुलाकात में इस लड़की के प्रति कितना प्यार जताने लगे हैं। जो भी हो, लड़की तो बड़ी ही गुणी और संस्कारी लग रही है, लेकिन कहीं इसका और घर का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। मुझे इसका पता लगाना होगा। चंदन और मिथिला को बानी बहुत पसंद आती है, और वो दोनों अब उसे अक्सर घर पर बुलाया करते हैं। फिर एक दिन, आंटी, ये तेल मैं खास आपके लिए लाई हूँ। मेरी नानी माँ बनाती है ये तेल, अब इससे मैं आपकी मालिश करूंगी। गर्ग मुझे फोन पर बता रहा था कि आपके घुटनों में 2 दिनों से बेहद दर्द हो रहा है, जिसके चलते आपको काफी परेशानी भी हो रही है। हाँ बेटा, बात तो सच है, लेकिन मैं तुझसे मालिश नहीं करवा सकती। अब ये क्या भला बात हुई? एक तरफ से तो आप ये कहती हो कि ये तुम्हारा भी घर है और तुम हमारी अपनी ही हो, और दूसरी तरफ से आप ये कहती हो कि मैं आपकी मालिश नहीं कर सकती। अब ऐसे कैसे चलेगा आंटी? इस तरह से बानी मिथिला के घुटनों की मालिश करके ही रहती है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बानी गव के माता पिता का दिल जीतती जाती है। फिर एक दिन, आज तो घर पर कोई नहीं है सिवाय देवर जी के। अब जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो देवर जी अकेले ही रहेंगे, और अपनी चाल चलने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। फिर अनुष्का चुपके से गर्व का फोन लेती है और वो बानी को मैसेज करती है, जल्दी से घर पर आओ, माँ बुला रही है तुम्हें। अब देखना, जब बानी साहिबा ये मैसेज पढ़ेगी तब वो फौरन यहाँ पर चली आएगी, और फिर दोनों जब एक साथ घर में अकेले रहेंगे तब आएगा असली मजा। और यही होता है। बानी वो मैसेज पढ़कर फौरन गर्व के घर पहुंच जाती है, और तब तक अनुष्का भी घर से निकल चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तुम यहाँ पर? हाँ गर्व,
लेकिन तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तुमने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया है। वही अनुष्का आग में घी डालने के लिए मिथिला को कॉल करती है। हाँ अनुष्का, बोल। अरे माँ जी, ये देवर जी को क्या हो गया है? वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। कब से मैं बेल बजा रही हूँ और पड़ोसन तो ये बोल रही थी कि उसने किसी लड़की को देखा है अंदर जाते हुए। लगता है देवर जी बानी के साथ है अंदर। मैंने तो उन्हें फोन भी लगाया था, लेकिन उन्होंने तो फोन भी नहीं उठाया। क्या? अगर वो और बानी साथ में है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? और बानी तो हमारे सामने भी मिल सकती है उससे। फिर अकेले में बुलाने की क्या जरूरत थी? अब ये सब मुझे क्या पता माँ जी। आप ही देखिए अपनी सपूत की करतूतें। इस तरह से अनुष्का एक प्रकार से मिथिला को भड़का देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे माँ, आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? आप तो भैया के साथ अपनी दांत की अपॉइंटमेंट के लिए जाने वाली थी ना, तो फिर क्या हुआ? अरे कहाँ निधि बिटिया, तेरा भैया तो गया है भाभी के साथ कहीं घूमने। अब शादी के बाद उसे अपनी माँ की थोड़ी ना कुछ पड़ी है। क्या? ये भैया भी ना? सच में? लेकिन आप फिक्र मत करो माँ, मैं आज अपने क्लासेस नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं आपको क्लिनिक लेकर जाऊंगी। चलिए माँ। फिर निधि कांता को दांत की डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है। और फिर रात में जब दीपिका और कार्तिक घूमकर वापस घर लौटते हैं, तभी निधि और कांता दोनों मिलकर कार्तिक और दीपिका को बहुत सुनाते हैं। लेकिन माँ। अरे चुप हो जा मुन्ना, तुझे अच्छी तरह से पता है कि हर 15 दिन में मुझे दांत के दवाखाने में जाना होता है, लेकिन उसके बाद भी तू नहीं आया। अरे कैसे आता वो? उन्हें भाभी के साथ घूमने जो जाना था। अरे निधि, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में भूल गया था कि आज आपकी अपॉइंटमेंट थी। अच्छा जी, माँ को बराबर से भूल गए, लेकिन भाभी के साथ घूमने जाना बराबर याद रहा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। फिर उनकी आवाज सुनकर मनोहर वहां आता है। अरे बस करो, क्यों उसे इतना सुना रहे हो? अब शादी के बाद इसकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ चुकी है ना। आखिर क्या क्या संभालेगा ये? माँ प्लीज माफ कर दो ना मुझे, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। समझ सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं, बुरा लगा इसीलिए कह दिया तुझे। फिर एक दिन जब कार्तिक को छुट्टी होती है, तभी वो दिन भर बस अपने कमरे में ही रहता है और शाम को बाहर हॉल में आता है। आज का मौसम कितना सुंदर है ना माँ, सच में बहुत मजा आ रहा है। अरे चुप बैठ तू, बात ही मत कर मुझसे तो। अरे अब क्या हो गया माँ? अब क्या हो गया का क्या मतलब है? सुबह से शाम हो गई है, लेकिन तू अभी अपने कमरे से बाहर निकला है। तुझे तो बस अपनी बीवी की ही पड़ी है। ऐसा नहीं कि छुट्टी का दिन है तो मिलजुल कर अपने परिवार के साथ बिताए। ओफो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन भर में मैं आराम ही कर रहा था और दीपिका भी अपना काम निपटा कर आराम ही कर रही थी। जाने दे, मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे माँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन कांता वहां से चली जाती है और यह सब देखकर मनोहर भी चिंता में पड़ जाता है। फिर एक दिन, अरे दीपिका, आज खाने में क्या बनाया है तुमने? आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो यार। आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। वाह भैया, जब माँ लौकी की सब्जी बनाती थी तभी आप कितने नखरे करते थे, और आज भाभी ने जब वही सब्जी बनाई है तो आपको कितनी खुशी हो रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है निधि, अब समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कल तक मुझे पनीर बहुत पसंद था और आज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे ही कल तक मुझे लौकी की सब्जी खास पसंद नहीं थी, पर अब मैं इसे खा लेता हूँ। खैर, मुझे क्या, मैं तो बस आपके दिन ब दिन बदलते बर्ताव को देखकर
बहुत हैरान रह जाती हूँ भैया। निधि, कम से कम खाना खाते समय तो चुपचाप रहो। जब देखो तब दादी अम्मा बनती रहती हो। लेकिन पापा। चुप, एकदम चुप। जो कहना है खाना खाने के बाद कहो, समझी कि नहीं? इस तरह से मनोहर निधि को चुप करा देता है। देखा ना माँ आपने, कैसे मुझे पापा ने डांट दिया। भाभी अब भैया के साथ साथ पापा को भी हमसे दूर कर रही है। सच में माँ, भाभी बहुत बुरी है। लेकिन मैं उसे उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। फिर रात में कार्तिक, माँ और निधि हमेशा मुझसे इतनी कटी कटी क्यों रहती है? वो तो ये समझती है कि मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि तुम अब शादीशुदा हो? तुम फिक्र मत करो दीपिका, ये सब नया नया है, इसीलिए उन्हें इस वातावरण को अपनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन तुम देखना, वक्त के साथ साथ वो दोनों भी समझ जाएंगे। हाँ कार्तिक, उम्मीद तो अब यही है। लेकिन कांता तो दीपिका पर 24 घंटे गुस्सा ही करती रहती है। ये देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए नई पर्स लाई है। अब जब आप अपनी सहेलियों के पास जाओगी ना, तब ये पर्स अपने साथ लेकर जाना। ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं चाहिए मुझे कोई पर्स वर्स। चली जा मेरे नजरों से दूर। मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। अरे माँ जी, आखिर आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? बचपन से लेकर आज तक कार्तिक को आपने ही संभाला है ना। लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो उसने थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता लिया, तो उसमें क्या बुरा है माँ जी? और आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हो जो अपने बेटे की ही खुशी आप नहीं देख पा रही? तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और निकल जा यहाँ से। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितनी बड़ी चालबाज है। दीपिका उदास होकर वहां से चली जाती है और तभी वहां पर मनोहर आता है। अरे कांता, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मुन्ना की मुश्किलें तुम क्यों बढ़ा रही हो? अब उसकी शादी हो गई है और उसे अपनी बीवी के साथ भी वक्त बिताना जरूरी है। अरे वो सब समझती हूँ मैं, लेकिन इतना भी क्या अपनी बीवी के साथ वक्त बिताता है कि अपनी माँ के लिए भी वक्त ना निकाल पाए? और आप उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो। ये सब उस दीपिका के कारण ही हो रहा है। अरे बहू तो अपने परिवार को जोड़कर रखती है, लेकिन मेरी ये नालायक बहू परिवार को तोड़कर ही रहेगी। इतना बोलकर कांता वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब इस कांता को कौन समझाएगा? बेचारा मेरा मुन्ना माँ और बीवी के बीच में ये बुरी तरह पिस रहा है। ऐसे ही एक रोज जब कांता अपनी सहेली बिंदु के पास जाती है, तभी हाँ बेटा, सब ठीक है। ना ना ना, अभी तक तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन अगर होगी ना तो मैं सबसे पहले तुझे ही फोन करूंगी। हाँ बेटा, अपना और बहू का ख्याल रखना और खूब मजे करना। चल ठीक है, रखती हूँ मैं फोन। क्या बात है बिंदु बहन, बेटे का फोन आया था क्या? हाँ कांता बहन, वो मेरा बेटा और बहू केरला गए हैं ना घूमने, तो वो वहां से मुझे 4-4 बार फोन करता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। अरे वाह, ऐसा है क्या? हाँ कांता बहन, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। बीवी के साथ घूमने गया है, लेकिन फिर भी अपने बेटे होने की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाता है वो। सच में बिंदु बहन, बहुत अच्छा है तुम्हारा बेटा। और एक मेरा बेटा है जो बहू के आने के बाद में मुझसे तो वो दूर ही हो चुका है। जहाँ एक वक्त पर वो दिन रात मेरा इतना ख्याल रखता था, लेकिन आज देखो, आज तो वो जोरू का गुलाम बना बेटा है। अरे कांता बहन, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? हर घर की बहू मेरी बहू के जैसी तो नहीं हो सकती ना। अरे आजकल की लड़कियां तो ऐसी ही होती है, लड़के को अपने प्यार में फंसाकर अपने ही परिवार से दूर कर देती है। हाँ बिंदु बहन, मुझे भी इसी बात का डर है। आप चिंता मत करो,
सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन, अरे माँ, आपका जन्मदिन आने वाला है। चलिए, आप और मैं मिलकर साड़ी के शोरूम में खरीदारी करने जाएंगे। आपको वो बनारसी साड़ी चाहिए थी ना, तो तय रहा, इस बार जन्मदिन पर आप वही साड़ी पहनोगी। अरे नहीं बेटा, मेरे पास बहुत सी साड़ियां पड़ी है, मैं उन्हीं में से एक पहन लूंगी। वैसे भी इस बार मुझे जन्मदिन मनाने का कुछ खास मन नहीं है। नहीं माँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा, आपको मेरी कसम। लेकिन मुन्ना। चलो ना माँ, मैंने कह ही दिया ना आपको, अब जल्दी से चलिए। फिर कांता को कार्तिक के साथ खरीदारी करने जाना ही पड़ता है। वाह माँ, कितनी कमाल की साड़ी है ये, आप इसे ही खरीदिए। हाँ मुन्ना, तू सही कह रहा है, एक तू ही है जिसे मेरी पसंद के बारे में सब पता है। वो तो है माँ, अब यहाँ से चलकर हम दोनों वो मनमोहन भोजन भंडार में जाएंगे। वहाँ की पाव भाजी आपको बहुत पसंद है ना, आज हम वही खाएंगे। अरे वाह, पाव भाजी का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। चल बेटा, जल्दी चलते हैं। कार्तिक अपनी माँ के साथ पूरा दिन बड़ी खुशी से बिताता है। और इस बीच जब दीपिका कार्तिक को फोन करती है, तभी वो उसका फोन उठाता ही नहीं। फिर घर आने के बाद, अरे माना कि तुम अपनी माँ के साथ बाहर थे, लेकिन एक बार मेरा फोन उठाने में क्या चाहता। उस वक्त मैं अपनी सहेली के साथ ही थी और मैंने उसे कहा था कि तुम मेरी बात एक बार में ही मान जाते हो, लेकिन तुमने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया। तो बात मानने की बात तो दूर की बात है, और तुम्हारे इस बर्ताव के कारण मेरी सहेली के नजर में मेरी इज्जत पूरी तरह उतर गई। अरे बाबा, लेकिन मैं कब से कह रहा हूँ तुम्हें, मेरा फोन साइलेंट पर था। अब माँ के साथ में इतने दिनों बाद गया था, इसीलिए मैंने फोन चेक ही नहीं किया। अब तुम तो मुझसे बात ही मत करो कार्तिक, जाओ, जाकर अपनी माँ की ही सेवा करो। आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। अरे पर दीपिका, रुको तो। फिर दीपिका वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक को खुश करने जाता हूँ तो दूसरा दुखी हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दिन ब दिन अब कार्तिक माँ और बीवी के बीच में बढ़ते ही जाता है। ऐसे ही एक सुबह, कार्तिक, आज मुझे माँ के पास जाना है, तो मुझे तुम आधे रास्ते तक छोड़ दो, फिर वहां से मैं चली जाऊंगी। अरे दीपिका, दरअसल निधि को भी उसके दोस्तों के साथ बाहर जाना है, इसीलिए मुझे उसे भी छोड़ना है। और तुम्हारा मायका अलग रास्ते में पड़ता है, और उसे जहाँ छोड़ना है वो रास्ता अलग है। और निधि ने तो मुझसे कल ही कहा था, इसीलिए अब मुझे उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जाओ, अपनी बहन को ही छोड़ो तुम, मैं चली जाऊंगी टैक्सी से। और हाँ, दिन भर मुझे फोन मत करना। शादी के बाद पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो हमारी शादी को आधा साल भी नहीं हुआ है, पर हमारे बीच में प्यार बढ़ने की जगह पर दूरियां आ रही है। आए दिन तुम मेरा दिल दुखाते जा रहे हो कार्तिक। अरे दीपिका, अब तुम माँ की तरह बातें मत करो यार, मुझे देर हो रही है, रात तक वापस आ जाऊंगी मैं। इतना कहकर दीपिका वहां से चली जाती है और कार्तिक अपना सर पकड़ लेता है। फिर एक रोज, अरे मुन्ना, मुझे बनारस जाना है अपनी बहन से मिलने, इसीलिए तू मेरी टिकट निकलवा दे। ठीक है माँ, मैं अभी आपकी टिकट निकलवाता हूँ। वैसे एसी वाली ट्रेन की निकालूं या नॉन एसी वाली? ठंडी के दिन है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे क्या भैया, आप भी, आप और भाभी हनीमून के लिए फ्लाइट में गए थे ना, और अब जब माँ को बनारस जाना है तो आप उन्हें ट्रेन से भेज रहे हो। माँ को भी तो हवाई जहाज से भेजो ना। आखिर ये भेदभाव आप क्यों कर रहे हो? अरे इसमें कैसा भेदभाव हुआ निधि? फालतू में आग में घी डालने का काम बंद करो। और माँ जी हमेशा ट्रेन से ही सफर करती आ रही है, और अब उन्हें इस उम्र में हवाई जहाज से भेजना सही नहीं रहेगा। कार्तिक को भी उनकी चिंता है, इसीलिए वो उन्हें ट्रेन से भेज रहा है। अरे चुप रहो भाभी, आप जितनी अच्छी आप दिखती हो उतनी अच्छी आप हो नहीं। और माँ, आग में घी मैं नहीं,
बल्कि भाभी डाल रही है। मेरे पास तुम्हारे जितना मुफ्त का टाइम नहीं है निधि, समझ गई ना? और अपनी उम्र को ध्यान में रख के बात करो मुझसे। बदतमीज कही की। तो फिर आप भी मुझसे ध्यान से बात कीजिए भाभी। हमेशा बड़े ही सही नहीं होते, कभी कभी गलतियां बड़ों की तरफ से भी हो सकती है। अरे बस करो, ये क्या तमाशा लगा के रखा है तुम दोनों ने? और माँ बेटे के बीच में इतनी फूट क्यों डाल रही हो तुम? मुन्ना, तू मेरी और अपनी माँ की हवाई जहाज की टिकट बुक कर, इसके साथ मैं भी जाऊंगा। नहीं मनोहर जी, मैं नहीं जाऊंगी हवाई जहाज में, मुझे ट्रेन से ही जाना है। अरे नहीं माँ, अगर आपको हवाई जहाज में सफर करने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उसी की टिकट बुक कर देता हूँ ना। नहीं बेटा, अब रहने दे। कांता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और अब कार्तिक फिर से चिंता में पड़ जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रीति आज बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसकी सबसे करीबी कजिन काजल घर पे आने वाली होती है। वाह मम्मा, क्या बात है, कितने टेस्टी टेस्टी पकवान बना रही हो आप। काजल मौसी की तो आज मौज ही मौज है। और नहीं तो क्या। वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत सालों बाद इंडिया आ रही है, और वो तो आपके और डड्डा की शादी में भी नहीं थी, है ना? हाँ भाई, मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। चलो अच्छा ही है जो वो यहाँ पर आ रही है, उसी बहाने से उससे मिलना भी हो जाएगा। काजल इतने सालों से विदेश में जॉब ही कर रही थी और मेरी शादी के दौरान वो जहाँ पर रहती थी वहां पर दंगे चल रहे थे, इसीलिए वो आ नहीं पाई। लेकिन अब उसकी जॉब यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, इसीलिए वो अब यहाँ पर वापस रहने आ रही है। थोड़ी ही देर में वो आती भी होगी। वाह मम्मा, आई एम रियली एक्साइटेड। और मुझे पता है कि काजल मौसी पियानो बजाती है, तो मैं उनसे पियानो बजाना भी सीख लूंगी। अब तो मेरी बोर्ड की एग्जाम भी खत्म हो चुकी है, लेकिन कॉलेज शुरू होने से पहले मैं अच्छे से पियानो सीखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, काजल मौसी तुम्हें सिखा देगी। वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है, उस कारण से उसका विदेश में भी बहुत बड़ा नाम है। उतने में काजल घर पर आती है और तभी अपनी साली को पहली नजर में देखकर अंगद उसे देखते ही रह जाता है। हाय अंगद, कैसे हो? एकदम ठीक, तुम कहो? बस बढ़िया। काजल मौसी, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप हर हफ्ते मुझे टाइम निकाल कर पियानो सिखाओगी। हाँ शनाया बच्चा, जरूर सिखाऊंगी। अरे बाबा, बातें तो होती ही रहेगी। काजल, आज मैंने तुम्हारी पसंद के सारे पकवान बनाए हैं, जल्दी से फ्रेश होकर बैठ जाओ, मैं सर्व करती हूँ तुम्हें। ओके प्रीति, एंड थैंक यू सो मच मेरी जान। शुरुआती के 2 से 3 दिन काजल उनके घर में आती जाती ही रहती है और वो वहां पर शनाया को पियानो बजाना भी सिखाती है। लेकिन जब जब वो घर पर आती है तब तब अंगद ऑफिस जाता ही नहीं और घर पर ही रुकता है। अरे अंगद बेटा, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं पापा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तेरी तबीयत खराब ही है तो जाकर कमरे में आराम करना, यहाँ पर क्यों बैठा है? अरे नहीं पापा, मैं यहीं पर बैठना चाहता हूँ, और अभी अभी तो मैं आराम करके ही आया हूँ। अंगद का ये बर्ताव देखकर हेमंत को उस पर शक होने लगता है। जब जब ये काजल घर पर आती है तब तब यह ऑफिस जाता ही नहीं, आखिर माजरा क्या है? अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन सच तो यही होता है कि अंगद को काजल के प्रति धीरे धीरे आकर्षण होने लगता है। एक रात जब काजल को लेट हो जाता है तब उसे अंगद ही घर छोड़ता है और वो उसके घर पर जाकर उसके साथ बहुत सारी बातें भी करता है।
हाँ, और फिर प्रीति और मैंने उस वॉचमैन की कंप्लेन कर दी, जिसके बाद बहुत डांट पड़ी थी उसे। बड़ा मजा आया था। हमें आम चुराने से रोकता था वो। उसके साथ तो ऐसा ही होना था। वैसे काजल, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी काजल अपनी घड़ी देखती है। अरे अंगद, टाइम देख रहे हो क्या? 2 घंटों से बस हम बातें ही कर रहे हैं। प्रीति, बच्चे और अंकल जी घर पर अकेले हैं। सो आई थिंक कि तुम्हें अब निकलना चाहिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पर रुककर तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसा है तो बता दो मुझे, मैं चला जाऊंगा। ओ गॉड अंगद, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतना लेट हो गया है ना, इसीलिए मैं कह रही थी। बाकी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। चलो, मैं निकलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अंगद। अब ऑफिस में काम करते समय भी अंगद अब काजल के बारे में ही सोचता है। और जब उसे पता चलता है कि काजल का बर्थडे आने वाला है, तभी अरे वाह, काजल का बर्थडे आने वाला है। तब तो मुझे उसे एकदम स्पेशल गिफ्ट देना पड़ेगा। फिर वो घर जाकर सबके साथ डिस्कस करता है। सुनो, हम सब काजल के लिए एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी रखते हैं। वो बहुत खुश हो जाएगी। क्यों प्रीति? हाँ अंगद, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है। मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अब इतने सालों बाद वो इंडिया आ रही है, तब तो उसे अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाना ही चाहिए। कुछ सालों पहले ही मामा मामी चल बसे, जिसके बाद वो काफी डिस्टर्ब हो गई थी। इसीलिए उसे इस जन्मदिन पर ढेर सारी खुशियां मिलनी ही चाहिए। आप फिक्र मत करो मम्मा, हम बहुत बढ़िया डेकोरेशन करेंगे। और पॉप्स, आपको बेकरी से केक लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मौसी के लिए केक मैं खुद बनाऊंगी। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। फिर सभी एक साथ मिलकर काजल के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करते हैं। और काजल को भी वो सब बहुत पसंद आता है। लेकिन पार्टी के बीच में ही अंगद चुपके से काजल को एक महंगा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। अरे अंगद, ये ब्रेसलेट तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है काजल, मैं अपनी साली के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। हैप्पी बर्थडे। हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच अंगद, तुम्हारा ये तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। हेमंत काजल और अंगद की सारी बातचीत सुन लेता है। अंगद को अगर काजल को यह महंगा तोहफा देना ही था, तो वो सबके सामने देता ना। यूं सबसे छुपकर क्यों दिया उसने? और इसने तो आज तक अपने सगे बच्चों के लिए या फिर प्रीति के लिए भी इतनी महंगी चीज कभी नहीं लाई। और आज ये कल की आई काजल के लिए इतना महंगा ब्रेसलेट खरीद लिया। अब वक्त के साथ साथ अंगद और काजल की नजदीकियां बढ़ने लगती है। फिर एक दिन जब सभी बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, तभी अचानक से लास्ट मिनट पर प्रीति की तबीयत खराब हो जाती है। ओफो मम्मा, आपको भी अभी बीमार होना था क्या? यार, इतनी मुश्किल से मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी। आपको तो पता है ना, वो लोग कितने खड़ूस और नालायक हैं। वो दोबारा मुझे छुट्टी नहीं देने वाले। हाँ मम्मा, और अब 11th में जाने के बाद मैं भी कॉलेज में बिजी हो जाऊंगी। हमारे पास घूमने का कितना अच्छा मौका था। लेकिन बच्चों, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ को आराम करने दो। आई एम सॉरी बच्चों, मेरे कारण तुम दोनों की इच्छा अधूरी रह गई। पर अभी भी वक्त बीता नहीं है। मेरे पास तो रिसोर्ट की बुकिंग अभी तक है। और अगर प्रीति नहीं आ सकती तो क्या हुआ? हम अपने साथ तुम्हारी काजल मौसी को लेकर जा सकते हैं। क्यों? ओह यस, काजल मौसी इज सो कूल। वो हमारे साथ जरूर आएंगी। हाँ, वैसे भी उनके ऑफिस में उनकी ही चलती है और वो ज्यादातर काम घर से ही संभालती है, इसीलिए वो हमारे साथ जरूर आएंगी। हाँ,
यही सही रहेगा। आप सब काजल को लेकर जाइए। मैं और पापा यही घर पर रह लेंगे। काजल भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और वो सब एक हफ्ते के लिए घूमने जाते हैं। और इस ट्रिप में काजल और अंगद एक दूसरे के और करीब आते हैं। ट्रिप से लौटने के बाद एक रात अंगद ढेर सारी शराब पीकर काजल के घर पहुंच जाता है। अंगद, रात के 1:30 बजे तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? और तुमने ये कितनी सारी शराब पी रखी है? ये सब क्या है अंगद? काजल, मैं आज तुमसे अपने इस बेबस दिल का हाल बयां करके ही रहूंगा। आज तुम्हें मैं बता कर ही रहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। व्हाट? काजल, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब से मेरे जिंदगी में आई हो तब से मुझे जीने का वजूद मिल गया है। तुम्हारे आने से पहले मैं तो बस नाम के लिए जी रहा था, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे आने के बाद मैं खुलकर और खुशी से जीने लगा। क्या? अंगद की यह सारी बातें सुनकर काजल एकदम चौंक जाती है। देखो अंगद, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। शायद इसीलिए तुम ये सब बोल रहे हो। एक काम करो, तुम अभी पहले घर जाओ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे क्या यार काजल, मैं जब जब तुम्हारे पास आना चाहता हूँ तुम मुझे दूर करते हुए कहती हो कि घर जाओ, परिवार के पास जाओ। मुझे नहीं जाना वहां पर यार, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास काजल। अंगद, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? रुको, मैं अभी तुम्हारे ड्राइवर मुकेश को फोन लगाती हूँ। उस दिन उसने मुझे ड्रॉप किया था, तब इमरजेंसी के लिए मैंने उसका नंबर ले लिया था। फिर काजल ड्राइवर मुकेश को फोन लगाती है और मुकेश आकर अंगद को वहां से लेकर जाता है। फिर अगले दिन जब काजल प्रीति के घर जाती है, तभी प्रीति बाहर खरीदारी करने गई होती है और घर पर सिर्फ अंगद ही होता है। अंगद, प्रीति और बाकी घर वाले कहाँ पर गए हैं? रोमी तो जॉब पर गया है, शनाया स्विमिंग क्लासेस गई है, प्रीति भी शॉपिंग करने गई है और पापा जी शायद अपने दोस्त के पास गए हैं। लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अरे नहीं अंगद, मैं बाद में आ जाऊंगी। थोड़ा सा काम है मुझे बाहर, उसे निपटा कर मैं वापस आ जाऊंगी। रुको काजल, कल रात को जो मैंने किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच तो यही है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना काजल? चुप करो अंगद, जाने दो मुझे। मेरी आंखों में देखो काजल, और बताओ बताओ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारा दिल मेरे लिए बिल्कुल नहीं धड़कता। बताओ काजल। हाँ, हाँ है मुझे भी तुमसे प्यार, और धड़कता है मेरा दिल तुम्हारे लिए। मैं भी तुम्हें बेहद चाहती हूँ अंगद, लेकिन मैं क्या करूँ? ये सब सही नहीं है। देखो अंगद, हम दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, क्योंकि तुम मेरे जीजा हो और मैं तुम्हारी साली। प्यार में इतने अंधे मत हो अंगद, प्लीज। देखो काजल, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अब तो तुमने भी कह दिया है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। और अगर हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों ये सब कुछ छोड़कर एक हो जाएंगे। हाँ काजल, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अंगद, तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम एक 16 साल की बेटी और 23 साल के बेटे के पिता हो। रोमी की शादी की उम्र हो चली है। शनाया अब कॉलेज जाने वाली है। अरे इतना अच्छा परिवार है तुम्हारा, इतने प्यारे बच्चे हैं, तो फिर तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? प्यार किसी कंडीशन के साथ नहीं होता है काजल, वो तो बस बेवजह हो जाता है। मैंने प्रीति के साथ अरेंज मैरिज की थी
और अपना परिवार बनाया। लेकिन अब मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो काजल। हम दोनों एक साथ रह सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं प्रीति को तलाक दे दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अंगद? भूलो मत अंगद, तुम्हारी अभी कोई नई नई शादी नहीं हुई है। तुम दोनों ने लगभग आधी जिंदगी साथ गुजारी है और तुम उसे तलाक देने के बारे में सोच रहे हो? नहीं अंगद, मैं अपनी बहन का घर कभी नहीं तोड़ूंगी और अगर उसके लिए मुझे अपने प्यार का बलिदान भी देना पड़े तो मैं वो भी दे दूंगी। उतने में काजल और अंगद की नजर दरवाजे पर जाती है और वो दोनों देखते हैं कि वहां पर प्रीति खड़ी है और उसने ये सब सुन लिया है। उसे देखकर काजल और अंगद एकदम हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या काजल के लिए अंगद सच में प्रीति को छोड़ देगा या फिर उसकी और काजल की ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।